Muskan, welcome to my channel. Today I am going to explain the theory of demand topic from the subject economics. So let's start. First of all, demand क्या होती है? एक given particular time period पे given prices पे जब एक कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड करता है मार्केट के अंदर तो उसे हम डिमांड कहते हैं. ठीक है. डिमांड के लिए बेसिकली 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिज़ायर होनी चाहिए, मीन्स इच्छा होनी चाहिए. उसको अगर ज़रूरत ही नहीं है प्रोडक्ट की, उसकी इच्छा ही नहीं है प्रोडक्ट को लेने की, देन वो क्यों खरीदेगा, क्यों उसकी डिमांड करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए या एक नीड होनी चाहिए कि प्रोडक्ट को खरीदना है मैंने. ठीक है, टू गेन द सेटिस्फेक्शन. सेकेंडली क्या है, उसके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए टू पे एंड एबिलिटी होनी चाहिए टू पे. एबिलिटी टू पे मतलब उसके पास इनफ मनी होनी चाहिए कि वो उस मनी से अपना प्रोडक्ट जो है वो खरीद सके एंड वो अपनी सेटिस्फेक्शन जो है वो गेन कर सके. सेकेंडली क्या है, ये तो था एबिलिटी टू द पे. देन क्या है, विलिंगनेस टू पे. विलिंगनेस टू पे में क्या होता है, वो उस पर्टिकुलर मनी को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे स्पेंड करने के लिए रेडी होना चाहिए. दैट मीन्स वो उस मनी को उस प्रोडक्ट पे स्पेंड करने के लिए एबल होना चाहिए, रेडी होना चाहिए. दैट मीन्स इसके लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिज़ायर, देन एबिलिटी टू द पे एंड देन विलिंगनेस टू द पे. जब एक प्रोडक्ट खरीदा जाता है बाय द कंज्यूमर एक गिवन प्राइसेस पे एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसे हम कहते हैं डिमांड. क्वांटिटी डिमांडेड आता है नेक्स्ट वन. क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, जब एक प्रोडक्ट एक उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी एक स्पेसिफिक प्राइसेस पे खरीदी जाती है एट अ गिवन टाइम, उसे हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड. मीन्स एक क्वांटिटी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है वो डिमांड की जा रही है एक गिवन प्राइसेस पे एक स्पेसिफिक प्राइसेस पे. ओके. मेनली इसमें ये होता है जब हमारे पास डिफरेंट अवेलेबल हो, अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो, डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज अवेलेबल तो हो एंड उसे हम डिमांड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिमांड. जब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम डिमांड करते हैं पर्टिकुलर प्राइसेस पे स्पेसिफिक प्राइसेस पे, देन उसे हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड. ओके. देन आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ द डिमांड. फर्स्ट ऑफ ऑल तो है हमारे पास प्राइस डिमांड. प्राइस डिमांडेड में फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे हम शो करते हैं इस रिलेशनशिप के इस इक्वेशन के थ्रू. इसमें ये इक्वेशन क्या बोल रही है, जब डिमांड है एक्स प्रोडक्ट की वो किससे अफेक्ट होती है, जो प्राइसेस है एक्स प्रोडक्ट का मतलब उसी खुद प्रोडक्ट की ऑन प्राइसेस के कारण जब डिमांड अफेक्ट होती है तो उसे हम बोलते हैं प्राइस डिमांड. ओके. एंड सेकंड क्या है, इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. नेगेटिव मीन्स अगर प्राइसेस राइज होंगे तो डिमांड कम होगी. दैट मीन्स इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है. एज अ कंज्यूमर आप लोग भी जाओगे अगर मार्केट में, देन अगर हमें प्राइसेस कम मिल रहे हैं, अगर हमें मतलब प्राइसेस अगर किसी प्रोडक्ट के कम हैं तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे इस प्रोडक्ट की. ठीक है ना. और अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं देन उसकी हम कम डिमांड करेंगे. दैट मीन्स इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. जब ये रिलेशनशिप शो किया जाता है वो डिमांड प्राइस डिमांड के थ्रू शो किया जाता है. देन आता है इनकम डिमांड. इनकम डिमांड में क्या, अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती हैं. ठीक है. प्राइस डिमांड में क्या था, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ प्राइस की वजह से इफेक्ट होगा. और इनकम डिमांड में क्या होता है, हम सिर्फ इनकम को लेके चलते हैं. इनकम मीन्स जब, और इसको हम शो कैसे करते हैं, जो एक्स प्रोडक्ट की डिमांड है वो इनकम की वजह से जो है अफेक्ट होती है. ठीक है. मतलब अगर कंज्यूमर की इनकम में राइज आता है, चेंज आता है, ठीक है ना, उससे जो है डिमांड जो है वो अफेक्ट हो रही है. कितनी चेंज हो रही है, अगर इनकम राइज होती है तो डिमांड भी राइज होती है. ऑब्वियसली अपने पास अब ज़्यादा मनी है, ज़्यादा इनकम है तो दैट मीन्स अपने पास ज़्यादा मनी है. तो जितनी ज़्यादा मनी जितनी ज़्यादा इनकम उतनी ज़्यादा डिमांड. दैट मीन्स इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया ना. ठीक है ना. अगर डिमांड मतलब अगर प्राइसेस जो अपनी इनकम जो है वो अगर राइज हो रही है अपनी, देन ऑटोमेटिकली अपनी डिमांड भी जो है वो इंक्रीज होगी. थर्ड वन आता है हमारे पास क्रॉस डिमांड. क्रॉस डिमांड का मतलब क्या होता है, जो रिलेटेड गुड्स होते हैं. इसमें हमारे पास रिलेटेड गुड्स आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो टाइप्स के जो हैं वो रिलेटेड गुड्स होते हैं हमारे पास, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके. सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम मीनिंग देखेंगे. सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो हम अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी. टी को हम अल्टरनेटिवली जो है वो कॉफ़ी की जगह यूज़ कर सकते हैं एंड कॉफ़ी को हम टी की जगह यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. एंड दोनों जो है एक दूसरे के इफेक्ट होती हैं. ठीक है. एंड कॉम्प्लीमेंट्री वो गुड्स होते हैं जो हम एक साथ यूज़ करते हैं. विदाउट पेट्रोल, फॉर एग्जाम्पल विदाउट पेट्रोल जो है वो पेट्रोल कार यूज़ ही नहीं हो सकती. और अनदर एग्जाम्पल लाइक विदाउट इंक पेन नहीं यूज़ हो सकता. ओके ना. सो ये क्या है, हम एक साथ यूज़ करते हैं एंड जो इनके प्राइसेस हैं वो जो रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस हैं वो जो दूसरा प्रोडक्ट होता है उसकी डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स.
सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है मीनिंग अगर अगर टी के प्राइसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं, टी के प्राइसेस जो हैं वो अगर कम हो रहे हैं, तो जो डिमांड है वो कॉफ़ी की, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी भी, जो कॉफ़ी के जो यूज़र्स हैं, जो कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं, वो शिफ्ट कर जाएंगे टी की तरफ। क्यों, क्योंकि उसके प्राइसेस जो हैं वो कम हो गए हैं, ठीक है ना, उसके प्राइसेस कम हो गए हैं टी के, तो वो कॉफ़ी के जो यूज़र्स हैं वो भी टी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। अगर टी के प्राइसेस कम हुए हैं तो जो डिमांड है कॉफ़ी की, वो भी जो है वो रिलेटेड गुड्स की डिमांड है वो कम हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर रिलेटेड गुड्स की जो डिमांड है वो क्या होगी, नेगेटिवली जो है वो रिलेट करेगी किससे, प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स से। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइसेस हैं पेट्रोल के वो राइज हो रहे हैं, अगर प्राइसेस राइज हो रहे हैं पेट्रोल के, देन जो पेट्रोल कार है उसकी डिमांड वो कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर पेट्रोल के प्राइसेस क्या हैं, कम हो रहे हैं, देन जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी पेट्रोल कार की। दैट मीन्स जो डिमांड है एक्स प्रोडक्ट की और जो वाई प्रोडक्ट का प्राइसेस है वो दोनों क्या है, नेगेटिवली रिलेट करते हैं। फाइन, आगे समझ में। देन आता है हमारे पास लॉ ऑफ द डिमांड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा बाकी चीजों में। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो प्राइस होता है उसको कंसिडर करते हैं, जो प्राइस ऑन कमोडिटी का प्राइस होता है, ओके जो ऑन कमोडिटी का, जो खुद की कमोडिटी का प्राइसेस होता है उसको हम इसमें कंसिडर करते हैं। फाइन, अगर ये लोग क्या कहता है, अगर प्राइसेस जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं देन डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड एक्सटेंड होगी, ओके एंड अगर प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, मीन्स डिमांड कम हो जाएगी। दैट मीन्स इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है लॉ ऑफ डिमांड, नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। फाइन, एंड लॉ ऑफ डिमांड सिंपली क्या इंडिकेट करता है, लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट करता है डायरेक्शन, मीन्स प्राइसेस के चेंज होने से डिमांड में किस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। अगर प्राइसेस कम हुए तो किस डायरेक्शन में डिमांड जा रही है, वो भी कम हो रही है या वो ज्यादा हो रही है। सो वो डायरेक्शन को जो लॉ ऑफ डिमांड वो स्टेट करता है, वो शो करता है। एंड प्राइसेस एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट को के बीच में जो है वो रिलेशनशिप शो करता है। एंड अदर थिंग्स इसमें हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, इसके अजम्पशंस में भी हम यही बोलेंगे। इसमें हम अज्यूम करके चलते हैं कि अदर थिंग्स जो है वो कांस्टेंट रहें। कांस्टेंट मीन्स इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अदर थिंग्स में अब क्या, अदर थिंग्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, प्राइसेस है रिलेटेड गुड्स के, लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स के, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट होंगे। इनकम है कंज्यूमर्स की, वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेशंस जो कंज्यूमर एक फ्यूचर में करता है अबाउट द प्राइसेस और अबाउट हिज इनकम, वो एक्सपेक्टेशंस में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड कंज्यूमर के जो टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं, फैशन ट्रेंड है, वो उन सब में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये सारी हमारी अदर थिंग्स हो जाती हैं, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगी एंड सिर्फ और सिर्फ ये प्राइसेस और जो डिमांड है उसके रिलेशनशिप को शो करता है, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप को ये शो करता है। फाइन, देन आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व की हेल्प से हम इस लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एक टेबल होता है, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है लॉ ऑफ डिमांड की, ठीक है ना। ये लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर हमारे पास प्राइसेस 1 है, ठीक है ना, तो एक 1 पर्टिकुलर प्राइसेस पे हमारी जो डिमांड है वो 4 यूनिट की है। कितनी डिमांड है, 4 यूनिट की है। ऐसे ही अगर हमारे पास जो है वो प्राइसेस अगर राइज होते जाएंगे तो जो डिमांड है वो क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। सॉरी, अगर प्राइसेस जो है वो राइज होंगे तो डिमांड जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। ये जो टेबल है इस चीज को शो कर रहा है कि एक पर्टिकुलर गिवन प्राइसेस पे कितनी डिमांड की जा रही है, कितने यूनिट्स की डिमांड की जा रही है। अगर प्राइस 1 है तो 4 यूनिट्स की डिमांड की जा रही है, अगर प्राइसेस 3 है तो 2 यूनिट्स की डिमांड की जा रही है, अगर प्राइसेस 4 है तो 1 यूनिट की डिमांड। सो दैट मीन्स डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी डिमांड की जा रही है, एक कितने यूनिट्स की डिमांड की जा रही है बाय अ कंज्यूमर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो ये टेबुलर जो होती है वो प्रेजेंटेशन होती है लॉ ऑफ डिमांड की, जो ये शो करता है कितना चेंज आ रहा है डिमांड में इन रिस्पॉन्स टू द प्राइस। इसमें हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी लेके चलते हैं और मार्केट डिमांड शेड्यूल भी लेके चलते हैं।
इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हम सिंगल कंज्यूमर को लेके चलते हैं, इसमें हम सिंगल कंज्यूमर को लेट करके चलते हैं, और जो मार्केट डिमांड कर रहा है उसमें हम एग्रीगेट लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, ओके, सो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर जो है वो कितनी डिमांड कर रहा है, वो प्राइसेस जैसे जैसे राइज हो रहे हैं तो उसकी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, वो चीज़ को शो करता है एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है ना, एक इंडिविजुअल कितनी डिमांड कर रहा है। और ऐसे ही मार्केट जो डिमांड होता है, हम फॉर एग्जांपल एक मार्केट में 2 या 3 कंज्यूमर है, फॉर एग्जांपल 3 कंज्यूमर्स हैं पूरी मार्केट में, देन फर्स्ट कंज्यूमर कितने डिमांड कर रहा है, सेकंड कितनी कर रहा है, थर्ड कितनी कर रहा है, इन सब का क्या कर देंगे हम एग्रीगेट कर देंगे। एग्रीगेट जब इसका हम टोटल कर देंगे, देन वो टोटल करके जब इसको हम शो करते हैं, देन वो होता है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल के थ्रू हम इसको शो करते हैं, मतलब जितने भी टोटल कंज्यूमर्स हैं वो टोटल वो कितनी डिमांड कर रहे हैं डिफरेंट प्राइसेस पे एक कमोडिटी की, एंड वो कितना उनमें चेंजेस आ रहा है, उनकी डिमांड में कितना चेंजेस आ रहा है इन रिस्पॉन्स टू द प्राइस। देन आता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व मीन्स ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है लॉ ऑफ डिमांड की। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड को डिमांड शेड्यूल से टेबुलर फॉर्म में शो किया है, इसको हमने प्रेजेंट किया है, उसी डिमांड शेड्यूल को हम जब ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं ऑन द कर्व, इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। इसमें भी हम इंडिविजुअल एंड मार्केट ले सकते हैं। जब हम सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को शो करते हैं देन वो होती है हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एंड जब हम एग्रीगेट लेके चलते हैं देन वो हमारा मार्केट डिमांड कर्व बन जाता है, जब हम इसका सम टोटल कर देंगे। ओके, सो डिमांड कर्व भी हम इसमें यही शो कर रहे हैं। जब हमारे पास प्राइसेस 1 थे, देन हमारे जो है डिमांड है वो 4 यूनिट्स की हो रही थी। जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं 2, 3, 4, वैसे वैसे जो डिमांड है वो कम होती जा रही है, 3, 2, 1 कम होती जा रही है ना। ये जो है वो नेगेटिव स्लोप शो करता है। नेगेटिव स्लोप मीन्स इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, और जो ये डिमांड कर्व का स्लोप है ये नेगेटिव होता है। नेगेटिव मीन्स इनवर्स होता है, ठीक है, दैट मीन्स अपोजिट रिलेशनशिप होता है, फाइन। और ये जो है वो डाउनवर्ड होता है, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना ये, एंड ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड स्लोप होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। ओके, देन नेक्स्ट वन आता है हमारे पास व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। अब हमने ये तो बोल दिया कि डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव होता है, या वो स्लोप डाउनवर्ड होता है, या उसका नेगेटिव स्लोप होता है। उसका रीजन भी तो होगा, कुछ लॉजिक भी तो होगा ना इसके पीछे। सो हम इसमें ये स्टडी करेंगे इन पॉइंट्स में कि ये होता क्यों है, वाई को स्टडी करेंगे हम इसमें, ठीक है ना। इसके कुछ एक रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे हम कंज्यूम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, वैसे वैसे जो हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उससे ईच सक्सेसिव यूनिट से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो हमारी कम होती जाएगी बाय यूटिलाइजिंग मोर एंड मोर यूनिट्स, ठीक है। सो जैसे जैसे हम इसको कंज्यूम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब ये लॉ कैसे कनेक्ट करता है इस चीज़ से, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, मतलब कंज्यूम करेंगे, तो हमें सेटिस्फेक्शन जो हमारी कम होती जा रही है। अब सेटिस्फेक्शन हमारी कम हो रही है तो हम ये भी चाहेंगे कि हम उसके लिए पे भी कम करें, ठीक है ना। अगर हमें सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है बाय द ईच सक्सेसिव यूनिट, देन वी ऑल्सो वांट कि हम उसके लिए पे भी कम करें, ठीक है ना। सो दैट्स वाई जब कम डिमांड होगी, जब कम प्राइसेस होंगे तब हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन जो हो रही है वो कम मिल रही है। सो दैट्स वाई हम चाहेंगे कि हम कम पे करें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें भूख लगी है और हमारे पास 4 रोटी हैं, 4 चपातीस हमारे पास पड़ी हैं, ठीक है ना। सो फर्स्ट जब हम यूनिट को हम गेन करेंगे, फर्स्ट चपाती हम लेंगे, कंज्यूम करेंगे, तब हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। सेकंड में भी अच्छा सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा, ठीक है। टिल जब हमारे पास 3rd to 4th यूनिट आएगा, 3rd to 4th चपाती हम कंज्यूम करेंगे, तब तक हमें ऑलरेडी हमारी भूख जो है वो मिट चुकी होगी, वो हमें सेटिस्फेक्शन ऑलरेडी मिल चुकी होगी। सो दैट्स वाई तब जब हम कंज्यूम करेंगे तो ईच सक्सेसिव यूनिट से जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो हमारी कम मिलती जाएगी, एंड मे बी वो नेगेटिव भी हो जाए। जब हम 4 रोटी से भी ऊपर खाएंगे तो तब हमें होगा भी हाँ भी नहीं, इससे और ज़्यादा नहीं खा सकते हम, यही होगा ना। सो दैट्स वाई जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है वो ये कहता है जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाएगी। अब हमारी सेटिस्फेक्शन कम होगी